Hello everyone, very good evening to all and welcome to the class. उम्मीद करूंगा मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है और वीडियो सबका सही चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में आज आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है वो शुरू होने जा रहा है। नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट आपके लिए। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग को, जहां पे आपकी एक डिटेल डिस्कशन रहेगी कि इरिगेशन इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है, या हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे या कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक एक चीज को काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, जहां पे हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू द क्लास। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग को। तो बात सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि सर ये इरिगेशन इंजीनियरिंग है क्या, व्हाई वी हैव टू गो थ्रू दिस इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो हमें इस इरिगेशन इंजीनियरिंग को क्यों समझना पड़ता है और क्यों हमें इस इरिगेशन इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। बेसिकली जब हम बात करते हैं इरिगेशन की, माय डियर फ्रेंड्स, तो इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन का मतलब हम लोग जो है कैसे आर्टिफिशियली जो है वाटर को अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? हमारी क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए, हमारी क्रॉप को कहीं ना कहीं मैच्योर करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि जब भी हम लोग बात करें सर आर्टिफिशियल हम लोग वाटर अप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम लोग आर्टिफिशियली वाटर हम लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि जो भी हमारा क्रॉप है उस क्रॉप को फुल मैच्योर होने के लिए जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है और जिस पर्टिकुलर टाइम में उस क्रॉप को पानी चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर अमाउंट में नेचुरली आपका वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। अगर नेचुरली आपका ये वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आपका जो क्रॉप है वो फुली डेवलप नहीं होगा। अगर आपका क्रॉप फुली डेवलप नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है यहां से आपका यील्ड, या आप बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी, या आप बोल सकते हैं उत्पाद, ये आपका कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है अगर आपका यील्ड कम हो गया तो अगर हम बात करें अगर आपका यील्ड कम आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी द फूड क्राइसिस इन योर एरिया, और यू कैन से दैट इन योर कंट्री ऑल्सो। कंट्री लेवल पे अगर हम बात करें तो फूड क्राइसिस हो सकती है अगर क्रॉप्स ही आपके फुल मैच्योर नहीं हो रहे हैं, क्रॉप्स आपके फुल डेवलप नहीं हो रहे हैं, पूरा एग्रीकल्चरल लैंड का 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी अ मस्ट सीवियर प्रॉब्लम। तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करना चाहते हैं, हम ये इंश्योर करना चाहते हैं जो भी क्रॉप किसी भी फील्ड में हम लोग जो है यहाँ पे जो हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं वो मैक्सिमम हमें यील्ड दे, और उस मैक्सिमम यील्ड को इंश्योर करने के लिए उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज नीड ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, और यू कैन से दैट द नीड ऑफ वाटर। वो वाटर हम खुद यहां तक पहुंचाने वाले हैं, अपने फील्ड तक पहुंचाने वाले हैं, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हमारी इंजीनियरिंग लगेगी उसी को हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं। इंजीनियरिंग लाइक सबसे पहली बात तो हमें किस क्रॉप के लिए कितना पानी पहुंचाना है और कितना एरिया के लिए पहुंचाना है, ये हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा, क्योंकि यहां पे ही हमारी इंजीनियरिंग लगनी है। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो ये जो वाटर हम लोग पहुंचाएंगे आपके फील्ड तक, यहां तक पहुंचाने के लिए आपको अलग अलग टाइप के चैनल्स, कैनाल्स, सोर्स पे आपको जो है जो वाटर स्ट्रक्चर्स है वो आपको बिल्ड करने पड़ेंगे। तो यहां पे आपकी इंजीनियरिंग का पूरा यूटिलाइजेशन आपका रहेगा, इसीलिए इरिगेशन इंजीनियरिंग हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन में रहता है, और इसीलिए सिविल इंजीनियर को इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या बात किया? अभी तक हमने ये बात किया कि सर इरिगेशन इंजीनियरिंग की जरूरत क्या पड़ी या इरिगेशन की जरूरत क्या पड़ी। तो सर इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी
क्यों? क्योंकि जितना क्रॉप को डेवलप होने के लिए, फुल मैच्योर होने के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट थी, और वो मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर होती है। उस ड्यूरेशन में अगर मॉइस्चर ना मिले क्रॉप को, तो क्रॉप हमें फुली यील्ड नहीं हो पाएगा, फुल प्रोडक्शन वहां पे नहीं मिल पाएगा। उस प्रोडक्शन को, उस यील्ड को मैक्सिमम लेवल पे पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब जब क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट होगी तब तक हम लोग क्रॉप को पानी सप्लाई करेंगे। उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्लियर है बात? इरिगेशन उसको बोलते हैं। अब इसमें जो भी आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जो भी आप एनालाइज करोगे, कितना पानी पहुंचाना है, ठीक, और कितनी एरिया में पहुंचाना है, ये सारी एनालिसिस आपकी इंजीनियरिंग बनेगी। तो फिर आपका कंबाइन हो गया आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। क्लियर है बात? तो आई होप सो आपको जो है यहाँ पे अब थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी कि क्या है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो आज की क्लास में ऑब्वियसली बात है, इंट्रोडक्टरी ही रहेगा, हम लोग यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग को समझेंगे। बट हाँ, ये मत सोचना कि आज की क्लास से जो है आपका ये इंट्रोडक्शन ही है और इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, आपके एईजे के एग्जाम में सबसे ज्यादा चीज आपके पहले चैप्टर से ही पूछी जाती है। किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लेंगे, ठीक है? तो किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लो तो पहला सब्जेक्ट ही, पहला चैप्टर ही आपका सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब शुरू करते हैं हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग को। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने क्या किया, हमने एक एग्रीकल्चरल लैंड पे, ये आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, इस एग्रीकल्चरल लैंड पे हमने सोइंग किया। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सोइंग किया, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे हमने बिजाई कर दिया। यहाँ पे आपने जो है सीड्स डाले, और सीड जो है वो कहीं ना कहीं उसको सीड को प्लांट में, या आप बोल सकते हैं एक क्रॉप में कन्वर्ट होने के लिए उसको मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, ठीक है? अब उस मॉइस्चर को कब तक जरूरत पड़ेगा, उस इस क्रॉप के लिए कब तक जरूरत पड़ेगा, जब तक वो पूरा का पूरा क्या ना हो जाए, डेवलप ना हो जाए, पूरा मैच्योर ना हो जाए कि आप उसको कल्टीवेट कर पाओ, ठीक है? अब ऑब्वियसली बात है, इनिशियल फेज में उसको पानी चाहिए ताकि सीड आपका बाहर निकल पाए, सीड से बाहर आपका जो है फर्मेंट हो पाए। देन उसके बाद आपको जो है कुछ टाइम तक, ऑब्वियसली बात है, फिर आपको नहीं चाहिए, फिर आपको फिर अगेन फिर पानी चाहिए होगा कुछ टाइम। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आपके पास नेचुरली अवेलेबल हो रहा है, मौसम आपका पूरा साथ दे रहा है, ठीक है, जब जब को आपको पानी चाहिए तब तक आपको अवेलेबल हो रहा है, तो भैया फिर इरिगेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर ये चीज बैलेंस नहीं है, तो फिर हमें खुद ब खुद एग्रीकल्चरल लैंड पे इस तरीके से आपको वाटर को पहुंचाना पड़ेगा कि जब जब आपको पानी की जरूरत है आपके क्रॉप को, तब तक आप पानी पहुंचा पाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, इसी को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ वाटर, तो आर्टिफिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, वाटर अप्लाई कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चरल लैंड पे, बट एज पर अवर क्रॉप्स नीड। जैसे जैसे क्रॉप की जरूरत है वैसे वैसे आप लोग जो है पानी को सप्लाई करोगे। कब तक? जब तक वो पूरा ग्रो ना हो जाए, जब तक वो कल्टीवेट करने के लिए तैयार ना हो जाए। हम क्या इंश्योर करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे फुल मैच्योरिटी उसकी इंश्योर करना चाह रहे हैं। फुली मैच्योर होगा क्रॉप तभी आपको मैक्सिमम यील्ड मिलेगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अब इसकी इस चीज के पीछे पूरा का पूरा आपका साइंस रहता है, ठीक है? तो इरिगेशन इंजीनियरिंग आपका जो है बेसिकली एक साइंस है जहां पे आप लोग जो है वाटर को अप्लाई करते हैं, ठीक है? अब यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग कि सर वाई इरिगेशन, इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम जब से हमने इरिगेशन के बारे में डिस्कस किया तो हमने कहीं ना कहीं इसी का जवाब ढूंढा है कि वाई इरिगेशन, इरिगेशन क्यों? ऑब्वियसली बात है, हमें वाटर की जरूरत है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक, थ्रू आउट द पीरियड, बट नेचुरली ये सब चीजें हमें अवेलेबल नहीं हो पाती है, और उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाता है जब हमें चाहिए। तो इन दैट केस फिर हम लोग जो है इरिगेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, या इरिगेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब ऑब्वियसली बात है, जो रेनफॉल का पैटर्न है, किस अगर हम ओवरऑल एज अ कंट्री की अगर हम बात करें तो रेनफॉल का पैटर्न काफी ज्यादा इरेगुलर है, जिस वजह से आपका जो क्रॉप की नीड है वो जो है बिना इरिगेशन के नहीं फुलफिल हो पाती है। तो इसीलिए इरिगेशन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है? ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल आपका कंट्री है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रेनफॉल का जो पैटर्न है, एक बड़े एरिया की पूरे कंट्री लेवल की बात करें तो वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमें डिफरेंट क्रॉप्स के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। अब बात करें कि सर व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के मेजर एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली बात है,
इंक्रीजेस द फूड प्रोडक्शन, इंक्रीजेस दी फूड प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि सर अगर हम इरिगेशन अप्लाई करेंगे तो आपका जो फूड प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है यार। जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है, अगर उतना पानी अगर आप लोग सप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे कर्व बनाए प्रोडक्टिविटी और मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट कम है तो प्रोडक्टिविटी कम है, बट मॉइस्चर कंटेंट जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो, मॉइस्चर कंटेंट बेटा जैसे जैसे आप लोग माय डियर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रही है। बट एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाईएस्ट है। तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम यील्ड, दैट इज योर मैक्सिमम यील्ड। और ये मैक्सिमम यील्ड कब मिलता है? एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। बात समझ रहे क्लियर है? दिस इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, ये पर्टिकुलर फील्ड, ताकि आप लोग वहां से मैक्सिमम यील्ड जो है वहां से निकाल पाओ। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखना है, विद जैसे जैसे आप लोग जो है इरिगेशन बढ़ाते जा रहे हो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रही है, बट एक्सेसिव इरिगेशन अगर आप करोगे, ओएमसी से ज्यादा आप लोग वाटर अप्लाई करोगे, तो अगेन आप देख पा रहे हो कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है माय डियर वो आपकी कम होती जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियसली बात है जितनी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको वाटर सप्लाई करना है। अगर एक्सेसिव वाटर सप्लाई करोगे देन देयर विल बी द चांस ऑफ वाटर लॉगिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। उस फील्ड में वाटर लॉगिंग हो जाएगा। वाटर लॉगिंग का मतलब पानी जो है उस फील्ड के ऊपर पूरा का पूरा ठहर जाएगा, जिस वजह से क्रॉप जो है फिर अगेन उनकी जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी। इवन आप बोल सकते हैं कि क्रॉप डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या है आपका, एक तो आपका फूड प्रोडक्टिविटी जो है आपका इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे आपका इरिगेशन अगर आप लोग अप्लाई करते हो। इंश्योर द मैक्सिमम यील्ड टन्स पर हेक्टेयर। यील्ड की जब हम बात करते हैं बेटा, प्रोडक्टिविटी के साथ यहाँ पे आप लोग यील्ड भी बोल रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे आपको यील्ड, ये आपका एक ही बात है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ यील्ड की जब हम बात करते हैं और यील्ड को हम लोग रिपोर्ट करते हैं टन्स पर हेक्टेयर, तो कितना टन एक पर्टिकुलर हेक्टेयर लैंड के अंदर आप लोग जो है जनरेट कर पा रहे हो या ग्रो कर पा रहे हो, ये हमारे को यील्ड को इंश्योर करके देगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात हो रही है, एलिमिनेटिंग द मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इरिगेशन आपके पास फैसिलिटी है, अगर इरिगेशन फैसिलिटी है तो मिक्स्ड क्रॉपिंग आपकी एलिमिनेट हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर ये मिक्स्ड क्रॉपिंग होता क्या है, सर ये मिक्स्ड क्रॉपिंग होता क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है कि ये हमारा एक एग्रीकल्चरल फील्ड है। इस एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर, इस एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर बेटा हम लोग एक ही सीजन में, ध्यान से सुनना, एक ही सीजन में दो अलग अलग टाइप के क्रॉप हम लोग जो है यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, एक ही सीजन में दो अलग अलग टाइप के हम लोग क्रॉप यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं। एक ही सीजन में एक ही फील्ड पे, सेम फील्ड पे दो अलग अलग टाइप के हम लोग यहाँ पे क्रॉप जो है यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक रेड वाला क्रॉप है, ठीक, सेम एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर, और यहीं पे आप लोग क्या कर रहे हो, ये ब्लू वाला क्रॉप, एक और क्रॉप आप लोग यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं सेम फील्ड के अंदर जो है ग्रो कर रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम लोग ये मिक्स्ड फार्मिंग करते, सॉरी मिक्स्ड क्रॉपिंग है ये, दिस इज नॉट मिक्स्ड फार्मिंग, अगेन इसके बारे में डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। अच्छा सर, ये मिक्स्ड क्रॉप हम लोग क्यों कर रहे हैं? सर ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग ये मिक्स्ड क्रॉपिंग इसलिए करते हैं जिस एरिया में आपकी जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपरली ना हो। किसी पर्टिकुलर एरिया में माय डियर अगर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रॉपर ना हो तो हम क्या करते हैं, हम दो ऐसे क्रॉप को मिक्स करते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, हम दो ऐसे क्रॉप को मिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये रेड वाला क्रॉप आपका वो क्रॉप है जिसकी वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो वाटर रिक्वायरमेंट इसकी ज्यादा है। ठीक है, एक मिनट यार, क्या हो रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है इस पे? चलो, इसकी जो है, एक मिनट देखना बेटा, तो क्या बोल रहा है ये, इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, और ये जो ब्लू वाला क्रॉप है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, इसकी जो है वाटर रिक्वायरमेंट कम है। ध्यान सुना, ये क्या किया हमने, अगर मैं इस फील्ड के ऊपर, अगर मैं इस फील्ड के ऊपर पूरा का पूरा ये रेड वाला क्रॉप ग्रो करता, पूरा का पूरा ये रेड वाला क्रॉप ग्रो करता, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है,
जिस वजह से मेरा ये जो रेड वाला क्रॉप है वो फुली मैच्योर नहीं हो पाता, या आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंश्योर नहीं हो पाती। इवन या आप बोल सकते हैं कि जो आपका कॉस्ट है वो भी नहीं निकल सकता था। फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये किया कि आपने इस रेड क्रॉप के साथ पूरे लैंड पे, अब मैं रेड क्रॉप नहीं ग्रो कर रहा हूं, इस रेड वाले क्रॉप के साथ मैं एक ब्लू वाला क्रॉप यहां पे ग्रो कर रहा हूं। अब ये जो ब्लू वाला क्रॉप है, ये ब्लू वाला जो फसल है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, मतलब इसे कम पानी चाहिए। अब क्या हुआ, अब जिस वजह से क्या होगा कि अब यहां पे इसको एक एग्रीकल्चरल लैंड है, इसके ऊपर दोनों मैंने बीज दिए एक साथ, दोनों एक साथ बीज दिए। अब उससे क्या होगा, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है। बस समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितना वाटर आपके पास अवेलेबल है, जितना वाटर आपके पास अवेलेबल है, वो इन दोनों के लिए जो है क्या हो जाएगा, फुलफिल कर देगा, इन दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये जनरली किसान इसलिए करता है ताकि उसका जो आप बोल सकते हैं क्रॉप फेलियर वाला जो फंडा है वो ना आए। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि एक ऐसा एरिया है जहां पे एग्रीकल्चरल के लिए इरिगेशन अवेलेबल नहीं है, वो पूरा का पूरा मौसम पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उस एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर ऐसा क्रॉप लगा लिया जिसकी वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, ये थी इसकी। अब होगा क्या, वाटर उसके पास है नहीं, बारिश उस बार आई नहीं, जिस वजह से ये पूरा का पूरा क्रॉप मर गया, ये पूरा का पूरा क्रॉप मर गया। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा क्रॉप मर गया, ठीक। अब हुआ क्या भाई, इससे पूरा नुकसान हो गया। अब किसान यहाँ पे स्मार्टली क्या करेगा, इसके साथ ऐसा क्रॉप मिक्स करेगा जिसकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब पूरे साल भर बारिश हुई भी ना तो क्या होगा, ये वाला क्रॉप ना भी आए, भैया ये वाला क्रॉप तो आ जाएगा। ये वाला क्रॉप अगर ना भी आए या इसकी प्रोडक्टिविटी कम भी हो जाए तो ये वाला क्रॉप तो है ना आपके लैंड के ऊपर। बोलो यार ऐसा नो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसी को हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। तो क्रॉप फेलियर से बचने के लिए, क्रॉप फेलियर से बचने के लिए किसान अपने खेतों में मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं ताकि उन्हें क्रॉप फेलियर से जूझना ना पड़े, पूरे साल भर की फसल खराब ना हो जाए, कुछ तो फसल आपके जमीन से निकले। इसीलिए मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है परफॉर्म करता है किसान। समझ में आई बात? मिक्स्ड क्रॉपिंग समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सर ये मिक्स क्रॉपिंग हो क्यों रही थी। ये मिक्स क्रॉपिंग इसलिए हो रही थी कि सर आपके पास जो अवेलेबल वाटर है वो बहुत कम था, मतलब आपके पास इरिगेशन नहीं था। अगर आपके पास इरिगेशन होता तो सर हम तो ये लगा देते ना, हम तो ये लगा देते जिसकी वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती। क्यों सर, ये वाटर की रिक्वायरमेंट जिसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है इसका उस पर्टिकुलर लैंड पे अगर मैं लगा दूं तो ये हमें ज्यादा पैसा देगा, तो हम इसको लगा देते। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसका मार्केट में ज्यादा डिमांड है, जिसका मुझे अच्छा खासा दाम मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने उसके साथ ऐसा लगाया जिसकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। बट मिक्स्ड क्रॉपिंग के कुछ नुकसान भी है, मिक्स्ड क्रॉपिंग के कुछ नुकसान भी है। एक तो हमें यह समझ में आ गया कि सर क्रॉप फेलियर से तो बच गया किसान, क्रॉप फेलियर से तो बच गया किसान, बट यहां पे दिक्कत क्या होती है, यहां पे दिक्कत ये होती है कि एक तो ये पहला दिक्कत तो ये कि सर इन दोनों का हार्वेस्टिंग का जो टाइम है, इन दोनों का हार्वेस्टिंग का जो टाइम है सर डिफरेंट होगा। इन दोनों के हार्वेस्टिंग का काम टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब पूरे सीजन में किसान को काम करता रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, उसका क्या बढ़ गया, लेबर बढ़ गया या खुद का काम ज्यादा हो गया। ठीक, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपके पास जो अवेलेबल वाटर है वो कम है, जिस वजह से ना ही, ध्यान से सुनना, जिस वजह से ना ही ये वाला क्रॉप, जिस वजह से ना ही ये वाला क्रॉप मैक्सिमम यील्ड दे पाएगा, ना ही ये वाला क्रॉप मैक्सिमम यील्ड दे पाएगा। तो मतलब कोई भी एक भी क्रॉप आपको मैक्सिमम यील्ड नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत क्रॉप दे रहा है, बट जितनी उसकी मैक्सिमम क्षमता थी उतना वो दे नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा,
क्योंकि इस प्रैक्टिस से हो सकता है आपके सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट कंज्यूम हो जाए, आपके सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट कंज्यूम हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम पे ही। बात क्लियर है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली बात है, इस प्रैक्टिस को जनरली जो है अनसाइंटिफिक भी बोला जाता है, क्योंकि यहां से जो सॉइल होगा उसके सारे न्यूट्रिएंट एक ही बार में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो सकते हैं या हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि डिफरेंट क्रॉप है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। बात समझ में आई? बोलो बात क्लियर है? सुन लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग को एलिमिनेट करना है ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी या मैक्सिमम यील्ड आपको मिल जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो मिक्स्ड क्रॉपिंग सबको समझ में आ गया? बोले यार यस और नो? तो मिक्स्ड क्रॉपिंग जनरली आप अनसाइंटिफिक इसको बोल सकते हैं। नो डाउट आपको जो है क्रॉप फेलियर से आपको निजात मिलती है, बट इट इज जनरली अनसाइंटिफिक। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसी की जगह आपको एक और वर्ड है जो परेशान करेगा, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है बेटा? मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब यह है कि दिस इज योर पीस ऑफ लैंड, ये आपका एक पीस ऑफ लैंड है जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर रहे हो माय डियर। और यहां पे आपने क्या किया, इस पीस ऑफ लैंड पे, यहां पे तो आप लोग क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हो, यहां पे आप लोग क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हो, और यहां पे आप लोग जो है एनिमल हस्बेंड्री आपने चलाया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री आपने चलाया हुआ है, या इसको कैटल रियरिंग भी बोल दो, या इसको कैटल रियरिंग भी बोल दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक एग्रीकल्चरल फील्ड के ऊपर आप लोग जो है कल्टीवेशन भी कर रहे हो और कैटल रियरिंग मतलब पशुपालन भी कर रहे हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। ये आपका एक हेल्दी प्रैक्टिस होता है, ये आपका हेल्दी प्रैक्टिस होता है। क्यों? क्रॉप कल्टीवेशन, इस लैंड से जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, इधर से एनिमल को आएगा फोडर, चारा आ जाएगा यहां से, और एनिमल का जो वेस्ट होगा वो यहाँ पे क्या करेगा बेटा? फर्टिलाइजर का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो मिक्स्ड फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग एक हेल्दी प्रैक्टिस है, दिस इज अ हेल्दी प्रैक्टिस, हेल्दी प्रैक्टिस। बट अगर हम बात करें मिक्स्ड क्रॉपिंग की, तो ये आपका अनसाइंटिफिक रहता है। क्लियर है बात? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इज दैट क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग? अच्छा, आगे बात करते हैं। जनरेट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब इरिगेशन वाटर, ओबीसी बात है, आपने क्या करना है, इरिगेशन के एडवांटेज आप बता रहे हो। अब इरिगेशन वाटर को आपको जो है आपके रिवर से या किसी भी नेचुरल सोर्स से जब आपको डाइवर्ट करना है, तो डाइवर्ट करने के लिए आपको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। The hydraulic structure, it can be dams, it can be barrage, it can be weir, कुछ भी आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अब यहां पे जो आपने पानी स्टोर किया है, आपने जो पानी स्टोर किया है आपके बैराज में या आपके वियर के पीछे या आपके डैम के पीछे, उस पानी के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके आप जो है उस पर्टिकुलर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के आगे अपना जो टरबाइन है वो आप लोग जो है वहां पे इंस्टॉल कर सकते हो, और वाटर के उस एनर्जी को आप लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। बात क्लियर है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली बात है, एडवांटेज क्या है आपका? उस पर्टिकुलर एरिया का जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोग वहां से सॉल्व कर सकते हो, या उस एरिया के अलावा ऑब्वियसली बात है आप पूरे कंट्री उसमें उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, आपके स्टेट का रेवेन्यू हो जाएगा। अगर हम बात करें अगला जो फायदा होगा इरिगेशन का, दैट इज इंप्रूव द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। ऑब्वियसली बात है, उस वाटर को आप लोग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हो एज अ सोर्स। बात समझ रहे नहीं आ रहा है? तो रिसेंटली ये सारी बातें हम कर चुके हैं। देन उसके बाद फैसिलिटेट्स द इनलैंड नेविगेशन। तो ऑब्वियसली बात है, इनलैंड नेविगेशन का मतलब क्या है बेटा? इनलैंड नेविगेशन का मतलब है कि जब हम लोग इरिगेशन के लिए बड़े बड़े कैनाल्स बनाएंगे, ठीक है, लाइक अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जो आपके हाइड्रोलिक जो आपके स्ट्रक्चर्स जो बड़े बड़े आप लोग बनाएंगे, तो उनके थ्रू आप लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें तो आपके कंट्री में रिसेंटली अगर हम बात करें, अब लास्ट टू लास्ट ईयर जो है वो काफी न्यूज में था, नेशनल वाटरवेज, ठीक है, एक आपका क्रूज चला था, अगर आपको ध्यान होगा कि आपके प्रयागराज से
हल्दिया तक वो क्रूज गया था गंगा रिवर के ऊपर, है ना, आपको ध्यान होगा। तो ये क्या हो गया आपका वाटरवेज। तो आपका जो रिसेंटली अगर हम बात करें तो वाटरवेज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नेशनल वाटरवेज आपके डेवलप हो रही है, जो कि नेशनल हाईवे के तर्ज पे ही उसको बनाया जा रहा है। नेशनल वाटरवेज नेशनल हाईवे के तर्ज पे ही बनाया जा रहा है। आपका जो नेशनल वाटरवे 1 है वो कौन सा है आपका प्रयागराज से हल्दिया जो आपका नेशनल वाटरवे 1 आपका बनाया जा रहा है या बन चुका है, जिसके ऊपर गंगा रिवर के ऊपर पिछले बार जो है वो आपका जो क्रूज है वो भी चला होता। तो यहाँ पे प्रयागराज से शुरू होता था, वो बिहार होते हुए फिर वो बांग्लादेश से आया, बांग्लादेश से फिर फर्दर उसको जो है कनेक्ट करके कहाँ पहुंचा रहे थे, हल्दिया आपका आसाम में पहुंचा रहे थे। तो ये आपका एक नेशनल वाटरवे का कॉन्सेप्ट भी है। तो आप बोल सकते हैं ऑब्वियस सी बात है दैट इज इनलैंड नेविगेशन का इस्तेमाल भी आप लोग जो है इरिगेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई? बोले यार सुनो, बहुत बेसिक बातें थी, तो ऑब्वियस ही बात है सारी बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि एग्जाम है, कुछ भी बातें जो है आपको जो है कंफ्यूज करवाने के लिए पूछ सकता है। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है सर। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि सर अगर हम लोग ओवर इरिगेशन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वाटर लॉगिंग वहां पे हो जाएगा। सर वाटर लॉगिंग क्या होता है सर? वाटर लॉगिंग का मतलब ये है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर पानी जो है काफी देर तक अगर आप काफी डेप्थ तक अगर आपका रिटेन कर गया, दैट इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वाटर लॉगिंग। ठीक है, वाटर लॉगिंग हमारे लिए खराब है। क्यों खराब है, कैसे खराब है और किस तरीके से इससे हम लोग निजात पा सकते हैं, ये सारी बातें आपके पूरे इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपकी डिस्कशन रहेगी। ठीक है ना, तो ये आप लोग डिस्कस करेंगे वाटर लॉगिंग क्या है, इसको आप लोग कैसे रिक्लेम करते हो, तो ये सारी बातें आपकी रहने वाली है। एक आपका पूरा टॉपिक भी है जो आपके सिलेबस में मेंशन भी है, वाटर लॉगिंग। अच्छा आगे बात करते हैं, मैं लीड टू द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। ऑब्वियसली बात है जहां पर भी पानी इकट्ठा होगा, जहां पर भी गंदा पानी इकट्ठा होगा, तो वहां पे ऑब्वियसली बात है आपके जो जो आपके मच्छर है, मक्खियां हैं, वो सब आपके डेवलप हो जाते हैं। ये हमने बात भी किया था, ऑक्सीडेशन पॉइंट्स के बारे में बात किया था। तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो पब्लिक हेल्थ डिजीज है वो भी आपकी यहाँ पे डेवलप हो सकती है। may lead to the seepage into the inorganic chemicals, that is nitrates into the groundwater table। ऑब्वियसली बात है। तो ये जो अगर आपके एक्सेसिव अगर आप इरिगेशन करते हो तो आपने क्या किया है, आपने आपके एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर खाद लगाया हुआ है, जो केमिकल्स लगाए हैं वो जो है सीप डाउन करेगा और सीप करके वो ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाएगा। और एक ग्राउंड वाटर टेबल आगे जाके अगर किसी लेक वेक में मिलता है तो लेक की क्या करेगा, वो यूट्रोफिकेशन लेक की कर लेगा। बस में रख नहीं आ रहा, जो कि लेक की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ा देगा और जो कि लेक के लिए खराब है। तो ये तो रही बात बेटा कि बेसिकली अगर हम बात करें कि इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के एडवांटेज क्या है, इरिगेशन के डिसएडवांटेज क्या है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इरिगेशन अप्लाई करने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक सरफेस पे अप्लाई करूं, एक सब सरफेस पे अप्लाई करूं। सरफेस और सब सरफेस का मतलब क्या है कि सर ये आपका ग्राउंड था, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है। तो यहाँ पे डिफरेंट मीन से, चाहे हम कैनाल से बोले या आपके चैनल से बोले, यहाँ से पानी लाएंगे और पानी को जो है सरफेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर सरफेस इरिगेशन। पास में रख नहीं आ रहा। सब सरफेस का मतलब ये है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपका जो प्लांट है, आपका जो प्लांट है उस प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, पानी चाहिए, बट किसको चाहिए, रूट्स को चाहिए। ऑब्वियसली बात है वाटर इज टू बी यूटिलाइज्ड बाय रूट्स एंड रूट्स जो है फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी को जो है ऊपर आपके जो पत्ते हैं वहां तक पहुंचाती हैं और पत्ते जो है फिर उस मॉइस्चर का इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिससे आपका प्लांट जो है वो डेवलप होता है। ये सारी कहानी होती है। अच्छा, तो सब सरफेस का मतलब क्या है कि हम लोग कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि आपका जो मॉइस्चर है वो सीधा सीधा आपके रूट पे पहुंच जाए। तो अगर आपका मॉइस्चर सीधा रूट पे पहुंचाते हैं आप लोग, दैट इज कॉल्ड सब सरफेस इरिगेशन। और अगर आप लोग फ्लो करवा के लेके आ रहे हैं और सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर सरफेस इरिगेशन। ठीक, अच्छा अब फर्दर अगर हम बात करें सरफेस इरिगेशन, पहला तो हमने डिस्कस कर दिया, दैट इज फ्लो सरफेस इरिगेशन। फ्लो सरफेस इरिगेशन का मतलब आप कैनाल्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू फ्लो करवा के लाए और आपने लैंड के ऊपर अप्लाई कर दिया, दैट इज फ्लो इरिगेशन। दूसरा है आपका लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। लिफ्ट सरफेस इरिगेशन का मतलब है आपने पानी को लिफ्ट किया, कहां से, ग्राउंड वाटर टेबल से आप लोग लिफ्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप। बोलो यार सुनो, ट्यूबवेल्स, तो ट्यूबवेल्स या वेल्स के थ्रू आप लोग क्या करते हो, पानी को लिफ्ट करते हो। ठीक है, ट्यूबवेल्स या पानी के ट्यूबवेल्स या वेल्स के थ्रू आप लोग पानी को लिफ्ट करते हो और फिर अपने इरिगेशन सरफेस के ऊपर, जो आपका जो ग्राउंड है उसके ऊपर अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड बेटा क्या, लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, प्लीज रिपीट द सरफेस इरिगेशन। बेटा इसके बाद ये पूरा डिटेल डिस्कशन रहेगा, एक बार मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हर एक जो आपका यहाँ पे तरीका है सबका फोटो मैंने लगा रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो। बस समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ध्यान रखना,
कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी, आराम से क्लास में बैठे रहो, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ऑब्वियसली बात है, आप लोग एक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ चुके हो, तो अब आपको जो है तरीका पता ही लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, या मेरा तरीका क्या है, मेरा स्टाइल क्या है। तो आपको जो है परेशानी नहीं होगी इमेजिन करने में, या आपको कोई भी चीज इमेजिन करने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी रेलेवेंट चीज है वो आपको दिखाया जाएगा क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छा, लिफ्ट सरफेस इरिगेशन के अंदर आप लोग पानी को लिफ्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ वेल्स, और फिर आप लोग सरफेस के ऊपर डाल दोगे। बस समझ नहीं आ रहा है दैट, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें नेचुरल सबसरफेस और आर्टिफिशियल सबसरफेस, मतलब नेचुरल तरीके से भी पानी जो है आपके रूट जोन में पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल, आप लोग कुछ ऐसा मैकेनिज्म करोगे, आप लोग कुछ ऐसा जुगाड़ करोगे जिससे पानी जो है आपके रूट जोन में चला जाए, सरफेस के ऊपर ना आके सीधा रूट जोन में चला जाए, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट बेटा, आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। फ्लो सरफेस इरिगेशन को फर्दर हमने पेरेनियल और फ्लड और इनंडेशन के अंदर हमने जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हो रही है। तो सबसे पहले माय डियर, दैट इज कॉल्ड योर सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में क्या है, देखो भाई, सरफेस इरिगेशन क्या है, कैनाल के थ्रू आप पानी लेकर आ रहे हो, कैनाल के थ्रू आप लोग पानी लेकर आ रहे हो, और फर्दर फिर डाइवर्ट करके आपने लैंड के ऊपर अप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, फ्लो सरफेस इरिगेशन। जनरली अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हम लोग यही इरिगेशन के तरीकों को यूज करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो आप लोग घर पे, फॉर एग्जांपल, मीर मुकरम कहां से हो आप वैसे, मीर मुकरम कहां से हो आप वैसे, कश्मीर से हो, आप लोग सेब उगा रहे हो, है ना, तो आप लोग सेब के पौधे में पानी कैसे लगाते हो, कैनाल्स के थ्रू लाते हो, खेत के बीच में ही आपने चैनल बनाया होता है, फिर आप लोग अप्लाई करते हो, वो क्या है, सरफेस के, जमीन के ऊपर फ्लो करके होके आ रही है ना पानी, लैंड के ऊपर फ्लो करके आ रहा है पानी, उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस इरिगेशन। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस इरिगेशन। बस मेरा नहीं आ रहा है, यस, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि फ्लो सरफेस इरिगेशन में क्या होता है। द इरिगेशन वाटर इज ब्रॉड फ्रॉम द हायर एलिवेशन, हायर एलिवेशन से लेके आएंगे, ठीक है, हायर एलिवेशन से लेके आएंगे, ठीक, हायर एलिवेशन में आपने क्या बना रखा होगा, रिवर्स या रिजर्वायर्स आपने बना रखा होगा। फिर लोअर एलिवेशन जहां पे आपका डिमांड पॉइंट है, लोअर एलिवेशन जहां आपका डिमांड पॉइंट है, वहां तक फिर आप लोग उसको पहुंचाओगे। सिंपली यहाँ पे पानी जो है अपने वेट की वजह से फ्लो करता है। किसकी वजह से फ्लो करता है बेटा, वेट की वजह से फ्लो करता है, क्योंकि कैनाल्स और चैनल्स हम लोग जो है एक पर्टिकुलर स्लोप पे बनाते हैं, एक पर्टिकुलर स्लोप पे बनाते हैं, जिससे वाटर जो है अपने वेट की वजह से जो है फ्लो करेगा, जिससे वाटर जो है अपने वेट की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कैनाल इरिगेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, फ्लो का, कैनाल इरिगेशन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अगला पॉइंट क्या है बेटा, लिफ्ट इरिगेशन। देखो भाई, लिफ्ट इरिगेशन क्या है, पुराने तरीके में क्या था, आपने कुआं खोद रखा है, बाल्टी से पानी निकाल रहे हो, बाल्टी से पानी निकाल के यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, और फ्लो होके आपके कहां पे, क्रॉप्स तक पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड योर लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। लिफ्ट करके बाहर निकाल रहा है और सरफेस पे अप्लाई कर रहा है, दैट इज योर लिफ्ट सरफेस इरिगेशन, ठीक है, ठीक। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, ये मशीन लगा रखी है, ठीक है, पंप लगा रखा है, ये खुद ब खुद जो है पानी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, कौन सा, ग्राउंड वाटर टेबल बाहर निकाल रहे हैं आप लोग, फिर आप लोग जो है सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। बात क्लियर है कि नहीं है। तो या तो ट्यूबवेल की हेल्प से, या तो आप लोग मैनुअली वेल्व से आप लोग जो है पानी को लिफ्ट करके बाहर निकालते हो, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, दैट इज पेरेनियल इरिगेशन, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना भाई, अब पेरेनियल इरिगेशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो भाई। हमने क्या बोला कि जो फ्लो सरफेस इरिगेशन है उसको हमने पेरेनियल फ्लो और लिफ्ट कंट्रोल इरिगेशन बोल दिया, पेरेनियल फ्लो और लिफ्ट कंट्रोल इरिगेशन बोल दिया। कहने का मतलब क्या है तो ये सरफेस इरिगेशन ही है तो ये सरफेस इरिगेशन ही है, बट ये पेरेनियल फ्लो रहेगा, बट कंट्रोल्ड वे में। पेरेनियल फ्लो का मतलब क्या है बेटा, ये थ्रू आउट दी क्रॉप पीरियड आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। पेरेनियल सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपको ध्यान से सुनना, क्या बात हो रही है कि ये आपका एक एग्रीकल्चरल लैंड है, इस एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर आपने क्रॉप लगा रखा हुआ है, इस क्रॉप को पानी चाहिए, बट पानी कब कब चाहिए बेटा, जब जब इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तब तब इसको मॉइस्चर कंटेंट रिचार्ज करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है, अरे जब भूख लगेगी तभी तो खाना खाएगा ये,
तो जब इसको भूख लग रही है तब तक आपको पानी देना पड़ेगा, तभी अपना खाना बनाएगा, यही बात हो रही है। अच्छा, तो यहां पे क्या है कि ये जो पैटर्न चलेगा ये थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड लगेगा या थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड ये चलेगा, जब तक ये पूरा का पूरा ग्रोथ ना हो जाए। फुल ग्रोथ कब होगा? जब आप उसको हार्वेस्ट करते हो, दैट इज द फुल ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो जब तक ये आप हार्वेस्ट नहीं करोगे उससे 10-15 दिन पहले तक आप लोग क्या करते हो, 15-20 दिन पहले तक आपको एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर पानी सप्लाई करना होता है। क्योंकि पूरे ग्रोथ पीरियड के अंदर, क्योंकि पूरे ग्रोथ पीरियड के अंदर, क्योंकि पूरे ग्रोथ पीरियड के अंदर आपको पानी अप्लाई करना है, क्योंकि पूरे ग्रोथ पीरियड के अंदर आपको पानी अप्लाई करना है। बट वो पानी कैसे अप्लाई करना है? इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? पेरेनियल इरिगेशन। दैट इज कॉल्ड योर पेरेनियल इरिगेशन। और इसको हमने कंट्रोल क्यों बोला? इसको हमने कंट्रोल इरिगेशन क्यों बोला? क्योंकि हम इसको तब तब ही दे रहे हैं जब जब पानी की रिक्वायरमेंट है, जब जब पानी की रिक्वायरमेंट है तब तभी हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे क्या बोल रहा है? फ्लड और इनंडेशन, फ्लड और इनंडेशन इरिगेशन। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है कि जो इरिगेशन वाटर है वो आपने एक्सेसिव ही प्रोवाइड करके रखा है एडवांस में, ठीक है? आपने क्या कर दिया, ये आपका इरिगेशन लैंड था, इसको आपने पूरा पानी से सबमर्ज ही कर दिया। कब करते हैं ऐसा? जब आप लोग राइस कल्टीवेट करते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी को आपने फ्लड बोल दिया। इसको क्या बोल दिया बेटा? फ्लड बोल दिया। बात क्लियर है क्या? सुनो, ठीक है? अच्छा, तो फ्लड बोल दिया। तो इस केस में आपका जो वाटर है ये आप लोग फ्लड कर देते हो, ठीक है? तो थ्रू आउट द सैचुरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। क्योंकि आपने यहाँ पे कंट्रोल नहीं रखा है, आप लोग पूरा फील्ड को जो है सबमर्ज करके रख रहे हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हुआ राइस के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्लड और इनंडेशन और पेरेनियल इरिगेशन दोनों में फर्क समझ में आ गया बेटा? दोनों में फर्क समझ में आ गया? बोलो यस और नो। तो राइस के लिए बेटा फ्लड और इनंडेशन इरिगेशन आप लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक है? हाँ, फ्लड का मतलब क्या हो गया? फ्लड का मतलब आपने वाटर को एक्यूमुलेट करवा दिया, किसके ऊपर? लैंड के ऊपर। राइस का कल्टीवेशन देखा है, पूरा डुबा देते हैं फील्ड को, क्योंकि इनिशियली वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। पैडी को काफी ज्यादा जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? यस प्लीज बोलो यार। अच्छा, इसी बीच में एक और कमेंट था समीर अहमद। सर क्लास 7:40। बेटा यार देखो यार, क्लास का शेड्यूल नहीं चेंज हो सकता है ना? तो ये चीज आप देख लो यार प्लीज यार, क्लास का शेड्यूल नहीं चेंज हो सकता है। अगर लेट शुरू करेंगे तो सर को 9 बजे वाली क्लास भी लेनी होती है, और पहले शुरू करने के लिए क्लास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए 7 बजे का टाइम रखा है, जब क्लास अवेलेबल ना हो। जब क्लास अवेलेबल होता है तभी हम लोग क्लास, यहाँ पे और भी क्लासेस चलती है ना बेटा, तो 7 बजे क्लास खाली होती है। 7 बजे का शेड्यूल हमारा यहाँ पे वेकेंट रहता है, इसलिए 7 बजे वो क्लास ली जाती है। तो ये शेड्यूल नहीं हो पाएगा बेटा। शेड्यूल आपका 7 बजे, जो आपको गिवन शेड्यूल है, और अभी से आपके ही मुताबिक हमारा शेड्यूल यहाँ पे जो है हमने डिजाइन किया हुआ है। चलिए देखिए, अब क्या बोल रहे हैं जिशान मलिक सर? फ्लड रिपीट करना। फ्लड का मतलब क्या है? आपने वाटर को जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर आपने सबमर्ज कर दिया पूरे खेत को। पूरा जो आपका कल्टीवेशन वाला जो लैंड था, जहां पे आपका एग्रीकल्चरल लैंड था, पूरे लैंड को आपने सबमर्ज कर दिया पानी से। दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? दैट इज कॉल्ड योर फ्लड। उसको हम लोग फ्लड बोलते हैं। क्लियर है बात? यस जिशान मलिक? जिशान मलिक बेटा बात क्लियर है या सुनो? बताइए बेटा। जिशान बेटा बात क्लियर है? फ्लड का मतलब?
चलिए आगे बात करें क्या, नेक्स्ट तो सरफेस इरिगेशन क्लियर हो गया, सरफेस इरिगेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा सब सरफेस इरिगेशन के बारे में। सब सरफेस का मतलब वाटर सीधा ही हम लोग रूट जोन में अप्लाई करेंगे, वाटर सीधा ही हम लोग रूट जोन में अप्लाई करेंगे। अब ये जो सब सरफेस इरिगेशन है ये नेचुरली भी आपका अकर करता है और ये आर्टिफिशियली हम लोग खुद लोग भी अप्लाई करते हैं। अब सर ये नेचुरली कैसे अकर करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, नेचुरली कैसे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर कि ये आपका जो एक प्लांट है, ये आपका एक जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, लेट अस कंसिडर, तो इसके आसपास लेट अस कंसिडर कि ये आपका एक एलिवेटेड लैंड भी अवेलेबल है, एलिवेटेड लैंड भी अवेलेबल है। क्या हुआ बेटा कि इस पूरे एरिया में हो गया बारिश, इस पूरे एरिया में हो गई बारिश। ऑब्वियस सी बात है बारिश का पानी कुछ रन ऑफ कर जाएगा और कुछ इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, कुछ रन ऑफ कर जाएगा और कुछ इन्फिल्ट्रेट होगा। जो इन्फिल्ट्रेट हुआ हुआ पानी है, जो इन्फिल्ट्रेट हुआ हुआ पानी है माय डियर, जो इन्फिल्ट्रेट हुआ हुआ पानी है वो क्या करेगा, कुछ तो आपका सॉइल के अंदर रुक जाता है और कुछ जो है फ्लो कर जाता है और ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज कर देता है, कुछ जो है ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज कर देता है। बट इस बीच में कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा। लेट अस कंसीडर यहां पे आ गया कोई इनपरमिएबल मेंबर, मतलब कोई पत्थर आ गया बड़ा सा अंदर जमीन के अंदर। अब होगा क्या, अब ये पानी जो सीधा नीचे जा रहा था वो यहाँ इकट्ठा होके इधर को जाएगा और ये कहीं ना कहीं किस में गया, वो डायरेक्टली आपके रूट जोन में चला गया, जिससे प्लांट को पानी मिल गया नेचुरली। कहां पे, सीधा रूट जोन में। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। समझ में आया कि नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन क्या है, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन क्या है। क्लियर है बेटा सबको बात। चलिए भाई नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन भी क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या बात हो रही है, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन के अंदर आप लोग आर्टिफिशियली मतलब खुद आप लोग इस तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हो, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे आपका जो वाटर है सीधा रूट जोन में पहुंच जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने बहुत सारे पाइप फिट कर रखे हैं और ये जो पाइप जो है सीधा आपके रूट्स के आसपास जा रहे हैं और ये पाइप जो है यहाँ पे परफोरेटेड भी होगा, मतलब इसमें क्या होगा, परफोरेशन होगी। इस परफोरेशन से बाहर जब आप यहाँ से पानी चलाओगे तो ये पानी जो है फिर डायरेक्टली आपके रूट्स को जो है नरिश करेगा। क्लियर बात। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। दैट इज कॉल्ड योर व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड योर सब सरफेस इरिगेशन या आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो आर्टिफिशियल तरीके से आप लोग सब सरफेस इरिगेशन इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बेस्ड ऑन दिस कि हमारे पास दो टाइप की इरिगेशन है, दैट इज नेचुरल जो आपका सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। अब ये सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन के बेसिस पे आपके कौन कौन से वाटर के टेक्निक या टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप लोग एग्रीकल्चरल फील्ड पे पानी को सप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास तरीका है जिससे आप लोग वाटर को सप्लाई करते हैं आपके एग्रीकल्चरल फील्ड के ऊपर, दैट इज ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ऑर्डिनरी फ्लडिंग को हम लोग फ्री फ्लडिंग भी बोलते हैं और इसी को हम लोग वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। मतलब तीनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तीनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ऑर्डिनरी फ्लडिंग। क्या होता है ऑर्डिनरी फ्लडिंग के अंदर, समझो यहाँ पे इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपका एक वाटर सप्लाई का चैनल है, दिस इज द वाटर सप्लाई चैनल, ये आपका वाटर सप्लाई का चैनल है, वाटर सप्लाई का चैनल है। इसी के साथ में आपका फील्ड है, मतलब फील्ड मतलब वो एरिया जहां पे आप लोग अपना क्रॉप ग्रो कर रहे हो। फील्ड के अंदर भी हम लोग चैनल्स बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, खेत के अंदर भी हम लोग जो है चैनल्स बनाते हैं। अच्छा, फर्दर इस चैनल्स के थ्रू जहां जहां से आपको पानी को एंटर करवाना है वहां से आप लोग जो है ओपन कर दोगे और पानी जो है फ्रीली जो है खुद ही जो है इस फील्ड के अंदर चला जाएगा। इसी को हम लोग फ्री फ्लड बोल देते हैं। अपने वेट की वजह से पानी पूरे सरफेस के अंदर खुद ब खुद फैल जाएगा। इसी को हम लोग वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइल्ड फ्लडिंग।
एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी फ्लडिंग। तो इसमें आपने कुछ ऐसे ज्यादा तकनीक नहीं लगाया है, सिंपल चैनल बना दिए, जहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट है वहीं पे आपने जो है पानी को डाइवर्ट कर दिया। क्लियर है बात? दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ये ऑर्डिनरी फ्लडिंग हम लोग जो करते हैं, दे आर सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। जो क्रॉप्स आपस में जिनका डिस्टेंस काफी कम रहता है, उनको हम लोग जो काफी क्लोजली जो है डेवलप होते हैं या ग्रो करते हैं, लाइक व्हीट हो गया, लाइक बार्ले हो गया, तो ये सब आपके जो है ना, गेहूं हो गया, है ना, ये सब चीजें हैं, लाइक व्हीट, लाइक गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, या आप बोलते जौ हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी जो है क्या होती है, क्लोजली ग्रोन होती है। तो इनके लिए आप लोग जो है ऑर्डिनरी फ्लडिंग या फ्री फ्लडिंग आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, बट यहां पे क्या बात हो रही है, द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड इज वेरी लो। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे एक टर्म आ रहा है, टेक्निकल टर्म आ रहा है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब बेसिकली ये वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आगे जाके हम लोग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए ध्यान रखो, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब यह है कि जितना वाटर आपने यहां पे सप्लाई किया है, जितना वाटर आपने यहां पे सप्लाई किया है, वो आपके रूट जोन को जो है नरिश करना चाहिए, आपके रूट जोन तक पहुंचना चाहिए। अगर पानी आपका रूट जोन तक पहुंच रहा है, इसका मतलब वाटर की एप्लीकेशन एफिशिएंसी काफी ज्यादा आएगी। बात क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फ्लड हो रहा है, पानी आपका फ्लो कर रहा है, आपके वाटर की एप्लीकेशन की एफिशिएंसी बहुत कम निकल कर आती है, ये यहाँ पे बोल रहा है। क्योंकि पानी साथ साथ में फ्लो भी हो रहा है और साथ में पानी आपका पर्कुलेट भी कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार, सुनो, पानी आपका फ्लो भी कर रहा है और पानी आपका पर्कुलेट भी कर रहा है, दो चीजें हो रही हैं। अगर रन ऑफ काफी, इस केस में रन ऑफ काफी ज्यादा होता है, रन ऑफ का रेट काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पर्कुलेशन, इसी को हम लोग एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोल रहे हैं कि रूट जोन में पानी कम स्टोर होता है एज कंपेयर टू जितना पानी आपने फील्ड के अंदर पहुंचाया है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? बाकी हर एक एफिशिएंसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि आपकी क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। बेटे यहां तक बात समझ में आई? बोलो यार, यस और नो? फर्दर, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर इरेगुलर टोपोग्राफी। जहां पे आपका लैंड जो है वो इरेगुलर है, तो वहां पे आपका जो है ये मेथड सुटेबल होता है। सेम चीज आपको यहाँ पे दिखा के रखा है कि ये जो आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है, ये आप कैसे भी जो है इसको बना सकते हैं। आप लोग कंटूर के बेसिस पे भी जो है एग्रीकल्चरल फील्ड को जो है यहाँ पे बना सकते हैं। दीज लाइंस रिप्रेजेंटिंग दी कंटूर लाइंस, और कंटूर्स आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि रिसेंटली आप लोग जो है सर्वेइंग भी पढ़ के आ रहे हैं। और कंटूर बेसिकली होता क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग दी सेम एलिवेशन। तो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, दीज आर कॉल्ड कंटूर लाइंस। क्लियर है बात? तो कंटूर लाइन के परपेंडिकुलर में भी आप लोग जो है यहाँ पे चैनल्स को बना सकते हो, किस तरीके से भी आप लोग चैनल को बना सकते हो। दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ठीक है बेटा? हाँ, अच्छा आगे बात करते हैं। ध्यान रखना, ये जो एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ये एक एक पॉइंट बेटा एग्जाम में पूछा जाता है। सर इरेगुलर ट्रोपोग्राफी, बेटा ये बात है, ऐसा है लैंड आपका, ऐसा है लैंड आपका, इरेगुलर है लैंड, तो यहां पे क्या करेंगे आप लोग? फ्री फ्लडिंग करेंगे। लैंड इरेगुलर है आपका, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर। सरफेस एकदम फ्लैट नहीं है, इरेगुलर है आपका। ठीक है जिशान? चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात हो रही है? बॉर्डर फ्लडिंग। क्या बोल रहा है बेटा? बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या होता है? ये भी लगभग माय डियर आपके फ्री फ्लडिंग की तरह ही है। ये भी लगभग आपके फ्री फ्लडिंग की तरह ही है, सेम काम है। आपका ये मेन चैनल है, फिर आपका सर ये आपका ये फील्ड चैनल है। फील्ड चैनल्स को जहां जहां से आपने ओपन किया है, ये पर्टिकुलर फील्ड में पानी आएगा, है तो फ्री फ्लडिंग ही है। बट आपने यहाँ पे क्या किया? बट आपने आपके एग्रीकल्चरल फील्ड को एक पर्टिकुलर डायमेंशंस में कवर किया है, एक पर्टिकुलर डायमेंशंस दे दिया। और ये डायमेंशन कैसे दिया? आपने साइड में ये लीव्स बना दिए। लीव्स मतलब ऐसे ऊंचे वाले बॉर्डर्स बना दिए। जैसे समझो यार कि ये वाला एरिया है, ये पर्टिकुलर एक लैंड, पीस ऑफ लैंड है, ये आपने बॉर्डर बना दिया। एलिवेशन पे देखो तो इस तरीके से एक बॉक्स बना दिया, डब्बे डब्बे बना दिए पूरे खेत में डब्बे डब्बे बना दिए। और फिर आपने मेन आपका चैनल था,
इस चैनल से फर्दर आपने एक डब्बे के लिए एक ओपनिंग रखी, एक एग्जांपल ये समझ लो, बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसको बोल दिया आपने बॉर्डर फ्लडिंग। कुछ कंडीशंस आपको बॉर्डर फ्लडिंग के केस में ध्यान में रखना है कि यहां पे जो आपका लैंड आप प्रिपेयर करोगे, लैंड आप प्रिपेयर करोगे, इस लैंड का जो लेंथ है वो 300 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इस लेंथ का जो विड्थ है वो 20 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतना पीस ऑफ लैंड आप लोग जो है बॉर्डर्स बना के जो है इस तरीके से आप लोग करोगे ताकि इरिगेशन आप अच्छे से कर पाए। यहाँ पे जो लीव्स बनते हैं वो लो लीव्स बनेंगी, ठीक है, और इसी को हम लोग बॉर्डर बोल देते हैं। तो अभी सी बात है, बॉर्डर बना दिया पूरे एक पीस ऑफ लैंड के अंदर, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड योर बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर बना के पानी को फ्लड कर दिया, दीज आर कॉल्ड बॉर्डर फ्लडिंग। क्लियर है बात बेटा? यस और नो? फटाफट से यस और नो बोल दो यार, फटाफट से यस और नो बोल दो, जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट से बताइए यस और नो। किसका स्लोप बेटा? जितना मर्जी रखो, कोई जरूरत नहीं है स्लोप की, बट लो लीव्स होना चाहिए। सिर्फ आपको बॉर्डर्स बनाने हैं, लो 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 लीव्स के आपको बॉर्डर बनाने हैं, दैट्स इट। चलिए ठीक है, आगे देखो। आगे अगर हम बात करें तो चेक बेसिन फ्लड। तो चेक बेसिन फ्लडिंग में क्या हो रहा है? चेक बेसिन फ्लडिंग भी लगभग लगभग बॉर्डर फ्लडिंग के तरह ही है। सिंपल सी बात है, आपने बॉर्डर बना दिया है, बट आप क्या कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, 2 मिनट बेटा, बट आप क्या करो, पीछे करना, हाँ जी ले लो। हो गया जीशान? यस जीशान, कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चेक बेसिन फ्लडिंग की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है कि आपका जो ऑर्डिनरी फ्लडिंग है या आप बोल रहे से जो आप लोग बॉर्डर फ्लडिंग है उसका ही कहीं ना कहीं क्या है, कंट्रोल्ड आपका मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड वर्जन किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी आपने इस तरीके से बॉर्डर्स बनाए हैं, बट आप लोग क्या कर रहे हो कि यहाँ पे जो वाटर अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल पाइप लगाया है, आपने बॉर्डर को तोड़ा नहीं है, फ्लेक्सिबल पाइप लगाया और उसके हेल्प से आपका जो वाटर है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। दूसरा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे चेक बना के पूरा फ्लड कर रहे हो। फ्लड कर रहे हो मतलब आप देख पा रहे हैं पूरा पानी को भर दे रहे हैं, पूरा पानी को क्या कर दे रहे हैं ना, भर दे रहे हैं। और यही प्रोसेस आप लोग करते हो जब आपको राइस कल्टीवेट करना होता है। तो राइस कल्टीवेट करते समय जो आप लोग पानी अप्लाई करते हो, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग चेक फ्लडिंग या चेक बेसिन फ्लडिंग हम लोग इसको बोलते हैं। क्लियर है बात? तो क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? चेक बेसिन फ्लडिंग। बोलो बात क्लियर है? सुनो, अच्छा हम लोग यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे हम लोग लो और फ्लैट लीव्स बना देते हैं। छोटा रहेगा लीव्स आपका और फ्लैट लीव्स आपका बेसिकली रहता है। क्लियर है बात बेटा? अच्छा, अब हम लोग बात करें कि ये जो चेक फ्लडिंग मेथड है ये किसके लिए सुटेबल होता है। दिस इज सुटेबल फॉर लो एज वेल एज हाईली परमिएबल सॉइल। उन सॉइल्स के लिए बेसिकली सुटेबल होता है जिसकी परमिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक, और जिसकी परमिबिलिटी कम भी होती है उसके लिए भी सुटेबल है। तो अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल की जब हम बात करते हैं तो बेटा क्ले की परमिबिलिटी सबसे कम होती है और सैंड की परमिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ग्रेवल्स की तो होती ही होती है, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर ग्रेवल आपका बहुत कम अवेलेबल होता है। हम लोग जो है सैंड और कहीं ना कहीं क्ले ही हमारे पास या सिल्ट हमारे पास ज्यादा अवेलेबल रहता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो हाईली परमेबल आपको लोग सैंड यहाँ पे बोल सकते हैं और लो परमेबल आपका जो है क्ले बोल सकते हैं। तो अगर आपका क्ले वाला सरफेस है उसके लिए भी आपका चेक फ्लडिंग मेथड आपका सुटेबल करता है और आपके हाई परमेबल सॉइल के लिए भी लाइक सैंड के लिए भी ये सुटेबल हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को एक प्लॉट पे फिल कर रहे हैं, फिर दूसरे प्लॉट पे पहुंचा रहे हैं यहां से, इस तरीके से। ठीक है, तो विदाउट ओवर टॉपिंग द लीव्स, हम लोग लीव्स को तोड़ नहीं रहे हैं बेटा, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को एक लीफ से एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट पे हम लोग पहुंचा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लेक्सिबल पाइप्स। ठीक है बेटा। अच्छा, अगली अगर हम बात करें तो दैट इज रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन मेथड में क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फॉर ऑर्चर्ड्स। जो हम लोग ऑर्चर्ड्स वगैरह ग्रो करते हैं तो यहाँ पे आपका रिंग बेसिन मेथड आपका बेसिकली रहता है। ये आपका एक मेन चैनल रहता है। इस मेन चैनल, अगर मेन चैनल या सप्लाई चैनल, ये आपका, इसी को आप लोग जो है फील्ड चैनल भी बोल सकते हैं। फील्ड के अंदर आपने चैनल बना रखा हुआ है, तो यहीं से आप लोग जो है फिर जो है आपका जो ऑर्चर्ड है, जो भी आपका ट्री है, उसके आसपास आपने एक सर्कुलर लीव, जनरली आपका सर्कुलर होता है। ठीक, ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये आप लोग स्क्वायर भी बना सकते हो, किसी भी शेप का आप लोग जो है इसके आसपास जो है इस तरीके से बना सकते हो पेड़ के आसपास। यूजुअली ये गोल शेप का होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग मेथड, रिंग बेसिन मेथड। अब क्या करेंगे, यहां से पानी लाएंगे, इस पानी को पूरा भर देते हैं हम लोग यहाँ पे, या सुनो यही करते हैं ना हम लोग सेब के पौधे के आसपास। क्या बोलते हैं इसको, तौलिया बोलते हैं। हम हिमाचल में तो तौलिया बोलते हैं यार इसको, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तौलिया बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हो, जम्मू वाले क्या बोलते हैं इसको, कश्मीर वाले क्या बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। अच्छा, तो सेपरेट बेसिन बनाया जाता है, सर्कुलर शेप का जनरली रहता है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे ऑर्चर्ड्स के अलावा, जैसे एप्पल ट्रीज वगैरह हो गया, उसके अलावा ये आपका सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स मतलब जो भी खट्टे फल होते हैं, इनको सिट्रस फ्रूट्स बोला जाता है। ठीक है, और बनाना, यहाँ पे भी आप लोग जो है ये चेक रिंग बेसिन मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। बाइन, अच्छा बाइन बोलते हो आप लोग इसको, जो सेब के पेड़ के आसपास बनाया होता है, गोल गोल ही होता है ना आपका भी, यहाँ कि रेक्टेंगुलर भी बनाते हैं, रेक्टेंगुलर भी बनाते हैं अब तो सभी, रेक्टेंगुलर और गोल कैसे मर्जी बना देते हैं, सर्कुलर कैसे मर्जी बना देते हैं। ठीक है, चलिए चलो भाई आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज योर फरो इरिगेशन। अगला क्या है बेटा, फरो इरिगेशन। क्या होता है फरो इरिगेशन, सिंपल सी बात है। फरो इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक फरो बनाया जाता है। फरो बेसिकली क्या होता है, स्मॉल चैनल्स बनाए जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखो रियल पिक्चर। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, लैंड के बीच में ही आपने जो है चैनल्स बना दिए। ठीक है, पीस ऑफ लैंड है, इसके बीच में चैनल्स बना दिए। जो आपका एलिवेटेड लैंड है इसके ऊपर ही आपका क्रॉप लग रहा है, जो आपका एलिवेटेड लैंड है इसके ऊपर ही क्रॉप लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका पीस ऑफ लैंड है, इस लैंड के ऊपर ही आपका क्रॉप लग रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फरो। इसी को आपको क्या बोलते हैं, फरो। तो फरो इरिगेशन के अंदर जो आपका वाटर है, ये वाटर आपका, ये जो चैनल्स आपने बनाए हैं इसके अंदर वाटर आपका फ्लो करेगा, और ये वाटर फिर लेटरली जो है प्लांट्स को सीधा, प्लांट्स के जो रूट्स है उसमें सीधा जो है वो पहुंच जाता है। तो इसी को हम लोग फरो इरिगेशन बेसिकली बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, हम लोग फरो इरिगेशन बोल देते हैं। यूज्ड फॉर पोटैटोज, हाँ पोटैटोज के लिए, कॉलीफ्लावर के लिए, है ना, इसके लिए गोभी भी ऐसे ही हम लोग करते हैं, फरो इरिगेशन पे करते हैं। अच्छा, water infiltrates to soil and moves along the slope, सही बात है। the crop is usually grown on the ridges between the furrows। ठीक है, तो फरो के बीच में जो एलिवेटेड लैंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिज। तो इस रिज पे ही आपके प्लांट ग्रो करते हैं, हम लोग इस रिज पे ही प्लांट ग्रो कर रहे हैं। अब ये सूटेबल किसके लिए होता है, ध्यान से सुनना। इट इज सुटेबल फॉर लगभग मोस्ट ऑफ द सॉइल, हर सॉइल के लिए लगभग ये सूटेबल है, एक्सेप्ट सैंडी सॉइल। तो भाई सैंड वाला जो सॉइल है, अगर सैंडी सॉइल आपका अवेलेबल है तो उसके लिए फरो इरिगेशन सूटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर हम सैंड की बात करें, ध्यान से सुनना, अगर ये सैंड का लेयर है, अगर ये सैंड का लेयर है तो सैंड का परमेबिलिटी काफी ज्यादा होता है। परमेबिलिटी काफी ज्यादा होगा तो वाटर जो है सीधा ही नीचे परकुलेट करेगा, वाटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसकी परमेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत पुअर रहता है। अगर आप फरो बनाओगे सैंडी सॉइल के अंदर तो आपको जो है इतनी ज्यादा जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो आपको ज्यादा नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए फरो इरिगेशन ध्यान में रखना, सैंड के अलावा बाकी सभी टाइप के सॉइल के लिए बेसिकली क्या होता है बेटा, सूटेबल होता है। बोलो बात क्लियर है बेटा, यस और नो। अच्छा सर, इसके एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज एक तो ये है कि फ्लड इरिगेशन के टाइम पे आप लोग क्या कर रहे थे, ये पूरा आपका पीस ऑफ लैंड था,
इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर पूरा आप लोग पानी अप्लाई कर रहे थे, जिस वजह से यहाँ पे इरिगेशन की एफिशिएंसी एक तो कम हो रही थी, एक तो रन ऑफ की वजह से, दूसरा क्या होता है क्योंकि बहुत बड़े एरिया में यहाँ पे पानी अवेलेबल है, तो यहाँ से जो इवापोरेशन लॉसेस है वो काफी ज्यादा होगी। जितना बड़ा एरिया एक्सपोज होगा उतना ही ज्यादा इवापोरेशन लॉसेस होती हैं। बट जब हम लोग फरो इरिगेशन की बात करें तो आपने पूरे लैंड को सिर्फ कुछ ही परसेंट एरिया में आपने पानी प्रोवाइड कर रखा है, जिससे आपका रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो गया, कम हो गया एज कंपेयर टू दिस। तो इसके कंपैरिजन में आपका इवापोरेशन लॉसेस कम हो जाता है, तो इवापोरेशन लॉसेस कम हो जाएंगे। अर्ली कल्टीवेशन इज पॉसिबल। अर्ली कल्टीवेशन पॉसिबल का मतलब आप लोग जल्दी कल्टीवेट कर पाओगे, क्योंकि यहां से प्लांट को जो है जितना नरिशमेंट चाहिए था, जितना वाटर चाहिए था, एक सुटेबल टाइम के अंदर मिल जाता है और सीधा रूट्स में मिलेगा, ठीक है। और इवापोरेशन लॉसेस कम है तो एफिशिएंसी इसकी ज्यादा हो जाती है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी इसकी ज्यादा हो जाती है। तो बेटा इसीलिए आप बोल सकते हैं कि क्रॉप्स आपके जल्दी तैयार होंगे, जल्दी रेडी होंगे कल्टीवेट करने के लिए। तो क्रॉप्स आपके जल्दी तैयार होंगे कल्टीवेट करने के लिए। जितना जल्दी क्रॉप आपका तैयार होगा कल्टीवेट करने के लिए, उतना ही जल्दी आप लोग दूसरे क्रॉप के लिए फील्ड को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप वो बोल सकते हैं कि फरो इरिगेशन आपका फटाफट से आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। कि दूसरा, अच्छा आगे बात कर रहे हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्या होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, देखो ध्यान से, ये आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है। तो आपने स्प्रिंकलर्स लगा दिए, पानी को पाइप्स के थ्रू फ्लो करवा दिया और आपने स्प्रिंकल करवा दिया, मतलब नकली बारिश करवा दी, ठीक है। तो इसको बोला स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन कैसे काम करता है, ऑब्वियसली बात आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा एक पाइप का नेटवर्क है जो आपको आपके एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो है आपको बिछाना पड़ जाएगा। बहुत सारे वॉल्व्स लगे हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, गेट वॉल्व लगा है, प्रेशर वॉल्व लगा है, ठीक। और फर्दर आपका यहाँ पे पंप भी लगा हुआ है। तो ये सारी बातें आपको देख के याद भी आ रहा होगा कि सर पैसा तो बहुत ज्यादा लगेगा इसमें, तो ऑब्वियसली बात है इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा इसमें रहती है, ठीक। तो नेटवर्क ऑफ पाइप्स और पंप्स बहुत ज्यादा इसमें रहते हैं, या इसी के थ्रू आपका इरिगेशन रहता है। आर्टिफिशियल रेनफॉल आप लोग करवाते हो, बारिश करवा रहे हो नकली, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो पानी है वो ऊपर जाएगा और छोटे उसमें ब्रेक हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन की, बेटा ये ध्यान रखना जो भी टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, When topography is undulating, that is irregular. अगर टोपोग्राफी आपका इरेगुलर है उस केस में स्प्रिंकलर इरिगेशन आपका बहुत एफिशिएंटली काम करता है, अच्छा काम करेगा। अगेन इरेगुलर का मतलब ये है, रेगुलर का मतलब ये है कि ग्राउंड सरफेस आपका यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप स्प्रिंकलर लगा दोगे तो ये सब जगह पहुंच जाएगा, स्प्रिंकलर लगा दिया तो सब जगह पहुंच गया। बात क्लियर है, ठीक। फर्दर बोल रहा है कि व्हेन स्टीप ग्रेडियंट एंड इजीली इरोडेबल सॉइल, मान लो आपका जो लैंड है वो इस तरीके से है, स्लोप पे है। अब अगर इसके ऊपर आप फ्लडिंग कर देते हो, फ्लड इरिगेशन करवा देते हो, तो दिक्कत क्या होगी, ये जो पानी है अपने साथ साथ क्या करेगा, ये जो मिट्टी होगी यहाँ पे उसको भी इरोड करके साथ में ले जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो ऐसे फील्ड पे भी आप लोग जो है स्प्रिंकलर को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हेन ग्राउंड वाटर टेबल इज हाई, ग्राउंड वाटर टेबल अगर हाई होगा तभी आप लोग जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड कर पाओगे। अब ग्राउंड वाटर टेबल हाई से क्या लिंक है इसका, ऑब्वियसली बात है माय डियर, अगर ग्राउंड वाटर टेबल हाई रहेगा तो जब बारिश होगी तो पानी जो है रूट जोन तक पहुंच जाएगा, जिससे आपका जो रूट जोन है उसमें अच्छा खासा मॉइस्चर रहेगा। अगर ग्राउंड वाटर बहुत कम है, लो है, तो इन दैट केस स्प्रिंकलर का वाटर इतना ज्यादा नहीं होता है, जिससे आपके ऐसे प्लांट्स जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऐसे क्रॉप्स जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसके जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। अगर ग्राउंड वाटर टेबल काफी नीचे है तो फिर तो आपका ये इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। अगर ग्राउंड वाटर टेबल आपका कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ऊपर है तो उस टाइम पे ये एफिशिएंटली काम कर जाएगा किसी भी टाइप के क्रॉप्स के लिए। When water is not easily available in limited quantity, अगर आपके एरिया में जहां पे आपका एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है। सॉइल इज हाईली एज वेल एज लो परमिएबल, ध्यान से सुनना भाई, अगर आपका सॉइल हाईली परमिएबल है, हाई परमिएबल का मतलब जैसे हमने बात किया किसके बारे में, सैंड के बारे में,
बहुत ज्यादा परमिएबल है तो ज्यादा पानी लगाओगे तो ज्यादा इन्फिल्ट्रेट करेगा, सही बात है कि नहीं? तो आप अगर स्प्रिंकलर करते हो तो ऑब्वियस सी बात है इतना ज्यादा पानी नहीं है जो कि आपका फ्लो कर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो पानी है वो आपके फील्ड के आसपास ही रहेगा। ठीक, लो परमिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में भी ये सूटेबल होगा, क्योंकि परमिबिलिटी कम होगी तो वाटर अगर आप फ्लड करते हो, अगर लो परमिबिलिटी के अंदर आप लोग फ्लड करते हो तो पानी जो है रिटेन कर जाएगा आपके सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो दिक्कत हो सकता है कुछ प्लांट्स के लिए, है ना, जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों के केस में ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रह रहा है या यूजफुल रोल प्ले कर रहा है। व्हेन सीपेज लॉसेज आर हाई, तो पानी जो है बहुत ज्यादा सीप कर रहा है जिससे लॉस हो जा रहा है, तो वहां पे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, जैसे सैंड के केस में बात किया। व्हेन नंबर ऑफ लेबर्स हैव टू बी रिड्यूस्ड, अब यहां से क्या हो गया, आपका मैन पावर कम हो गया, आपको सिर्फ क्या करना है, एक आपको पंप ऑन करना है, वॉल्व्स ओपन करनी है, खुद ब खुद पानी लगता रहेगा। आपको जो है असेसमेंट सिर्फ करनी पड़ेगी, ठीक है, वरना आपको पूरे फील्ड के अंदर लेबर को दौड़ानी पड़ रही है, खुद दौड़ना पड़ता है। When number of, ठीक है, आगे आगे क्या होता है, when fertilizer and insecticides have to be mixed in the irrigation water, अब यहां से क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका एक क्रॉप है, इस क्रॉप को फर्टिलाइजर चाहिए, इस क्रॉप को जो है इंसेक्टिसाइड्स आपने लगाने हैं, तो जहां से पानी आ रहा है, जहां से पानी आ रहा है, ये मान लो कि आपका टैंक है, यहां से पानी आ रहा है, यहीं पे मिक्स कर दो जो आपका फर्टिलाइजर है और जो आपका एंटी जो आपके पास जो क्या है इंसेक्टिसाइड्स है, वो दोनों यहाँ मिक्स कर दो, तो स्प्रिंकलर के थ्रू दोनों काम आपका हो जाएगा, अलग से आपको जो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डिसएडवांटेज क्या है, इवापोरेशन लॉसेज इसमें हाई होती है। अब आप बोलोगे सर इवापोरेशन लॉसेज हाई क्यों है? बेटा एक चीज बताओ, स्प्रिंकल के थ्रू आपने पानी ऊपर फेंका, अगर हवा बहुत तेज चली तो हवा अपने साथ ले जाएगी पानी के बूंदों को, हवा अपने साथ पानी के बूंदों को ले जाएगी ना, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज ऑल्सो इवापोरेशन। बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, तो आपकी इवापोरेशन लॉसेज यहाँ पे हाई होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, छोटी बूंदों में क्रैक होगा, पानी अगर सरफेस के ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो फिर इवापोरेट हो जाएगा। इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपने देखा, बहुत सारे पंप्स वॉल्स आपने लगाए थे, ये हमने इरिगेशन क्या वाटर सप्लाई में भी देखा था कि जहाँ पे वॉल्स बहुत ज्यादा है, जहाँ पे पंप्स बहुत ज्यादा, मैकेनिकल डिवाइसेज जहाँ पे ज्यादा यूज होते हैं वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। टेक्निकल मैन पावर रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली बात है, ये वॉल्व ऑपरेट करना है, पंप ऑपरेट करना है, तो टेक्निकल बंदा चाहिए आपको। अगर इन केस मान लो ड्यूरिंग दी इरिगेशन या ड्यूरिंग दी, अगर मान लो आपने फर्टिलाइजर स्प्रे करना है, आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, उस बीच में अगर आपका जो है मशीन ही नहीं चला, तो फिर आपको क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, कौन सा, टेक्निकल। मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर हैवी डिमांड ऑफ इरिगेशन वाटर, जिसको ज्यादा पानी चाहिए उन प्लांट्स के लिए सुटेबल नहीं है, लाइक राइस और पैडी, एक ही बात है। तो राइस का जो बचपन होता है उसको पैडी बोल दिया जाता है, बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनिशियल स्टेजेस में जो आपका राइस होता है दैट इज कॉल्ड पैडी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड। नेक्स्ट आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ड्रिप इरिगेशन मेथड। अब सबसे पहली बात तो एक बढ़िया सा फोटो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। अब इस ड्रिप इरिगेशन मेथड की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आ रही है, इस फोटो को देख के पहली चीज आपके दिमाग में क्या आ रही है? इस फोटो को देख के पहली चीज, ये लिखा हुआ कोई बात नहीं, बता देंगे, इस फोटो को देख के पहली चीज दिमाग में क्या आ रही है? देखने में बहुत अच्छा है, पहली चीज क्या आ रही है दिमाग में? अरे कमेंट कर लिया करो यार। HDP, हाई डेंसिटी प्लांट्स। आदिल क्या बोल रहे हो, हाई डेंसिटी प्लांट्स? हाँ, तो भैया पहले लुक में ही समझ में आ रहा है कि भाई ये तो टेक्नोलॉजिया है। सही बात है कि नहीं है? तो पहले लुक में ही समझ में आ रहा है भैया पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। सही बात है कि नहीं है? तो क्या करना है पहले, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका एक वाटर है जहां से आपको जो है पानी को कलेक्ट करना है, फिर आपने बहुत सारे पंप लगा रखे हैं, और फिर आपने जो है फिर जो आपके पाइप्स हैं उनको फील्ड तक पहुंचाया, ठीक है। फील्ड तक पहुंचाने के बाद फिर वो जो पाइप्स है उसको अंडरग्राउंड किया है, अंडरग्राउंड करके बाद फिर जो पाइप्स है वो परफोरेटेड है, फिर जाके अंडरग्राउंड करने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्रॉप लगाया है,
क्रॉप लगाने के बाद फिर जाके आपने पंप वंप सारे सारे वॉल वूल डिंगा फलाना जो है वो सारे ओपन कर दिए, तब जाके एग्रीकल्चरल फील्ड तक पानी पहुंचा। तो पहली बात तो ये भैया बहुत ज्यादा कॉस्टली है। दूसरी बात ये कि पानी जो है सीधा सीधा आपके रूट जोन में पहुंच रहा है, तो ये आपका एक टाइप है सब सरफेस इरिगेशन का। तो क्या हो रहा है आपका सब सरफेस इरिगेशन, क्योंकि पानी ट्रिकल होकर के यहां तक जा रहा है, क्योंकि पानी यहां तक ट्रिकल करके जा रहा है, फ्लो करके जा रहा है, कहां पे, आपके आपके रूट जोन तक, इसलिए इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोल देते हैं। तो ट्रिकल का मतलब फ्लो भी होता है, हमने ट्रिकलिंग फिल्टर में भी देखा था, फ्लो करके आएगा पानी आपके कहां पे, रूट जोन के अंदर। तो इसलिए ट्रिकल इरिगेशन भी इसको बोला जाता है। ड्रिप इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन दोनों ही एक ही बात है। क्लियर है बात? अच्छा, क्योंकि पानी सीधा ही रूट जोन में आ रहा है तो भैया इवापोरेशन होने की चांसेस बहुत कम है, इवापोरेशन ना ही के बराबर आपका होगा। तो इवापोरेशन एंड पर्कुलेशन लॉसेस आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस। तो इवेपोरेशन और पर्कुलेशन लॉसेस ना के बराबर होगा। दिस मेथड कैन बी यूज्ड वेयर द हैवी डिमांड ऑफ इरिगेशन वाटर इज प्रेजेंट बट ऑन अ स्मॉल स्केल। तो जहां पे इरिगेशन वाटर बहुत ज्यादा चाहिए और स्मॉल स्केल के अंदर, स्मॉल स्केल क्यों बोल रहे हैं, तो इतना बड़ा अरेंजमेंट एक बहुत बड़े फील्ड के अंदर करना मुश्किल है ना, तो छोटे छोटे फील्ड में कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल के अंदर अगर हैवी डिमांड वाटर डिमांड वाला क्रॉप है, उसके लिए आप लोग ड्रिप इरिगेशन जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। बात क्लियर है? ऑब्वियसली बात है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी यहां पे मैक्सिमम निकल कर आ रही है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारे पास जो हमारा डिस्कशन था कि कौन कौन से टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन से टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारा कंप्लीट होता है कि सर हमारे पास 7 तरीके की तकनीक अवेलेबल है जिससे हम लोग जो है हमारे कल्चरल फील्ड में पानी को अप्लाई करते हैं। बोलो बात क्लियर है? सुनो, ठीक है बेटा। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इरिगेशन प्रोग्राम, क्या ये भी बताना है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इरिगेशन प्रोग्राम भी बताने हैं क्या? ये आपके सिलेबस में मेंशन है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इरिगेशन प्रोग्राम क्या आपके सिलेबस में मेंशन है? मोहम्मद अशरफ, मेंशन है क्या सिलेबस में? चलिए उसके बारे में बात करते हैं, करेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में तो बात कर लें, पहले हम लोग इरिगेशन तो सीख जाएं, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इरिगेशन प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। एक मिनट, लेट मी चेक, आपका सिलेबस देख लेते हैं। वैसे तो सिलेबस देख के ही सारा डिजाइन हो रहा है आपका। कोई नहीं, उसको हम लोग क्वेश्चन में उसको कवर करेंगे। इशफाक रसूल, उसको हम लोग क्वेश्चन में जो है आपका पीवाई की जो चल रहा है ना, उसमें उसको कवर करेंगे, जो आप स्लोप बोल रहे थे, है ना। कहाँ गया JKSSB सिलेबस? एक मिनट, एक मिनट। डेल्टा एंड ड्यूटी तो आ जाएगा, इसके बाद ही आएगा। हाँ, आगे की क्यों बात कर रहे हो? चलो भाई, इरिगेशन। बेटा इरिगेशन इंजीनियरिंग में देखो मेंशन क्या क्या है आपके सिलेबस के अंदर। इंट्रोडक्शन, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डैम्स, कैनाल हेडवर्क एंड रेगुलेटरी वर्क्स, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, रिवर ट्रेनिंग वर्क, वाटर लॉगिंग ड्रेनेज,
ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल हाइड्रोलिक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इरिगेशन प्लान है वो तो इसमें मेंशन ही नहीं है बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आप बोल रहे हो कि इरिगेशन के जो प्लान हैं वो तो मेंशन ही नहीं है इसमें सिलेबस के अंदर। हम पूरा सिलेबस के मुताबिक ही आपका डिजाइन चल रहा है, इसलिए अलग से बैच है आपका जेकेएसएसबी का है। जेकेएसएसबी का भरोसा नहीं वो आपके सिलेबस में तो मेंशन ही नहीं है। आप अपना ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करो। अभी तक पूछा नहीं है, बट ट्रस्ट आप पूछा नहीं है तो फिर आप फिर बोल रहे हो ये पीवाईक्यू में है नहीं, तो फिर कैसे हम लोग, हमारे को सिलेबस के मुताबिक चलना है ना बेटा, हमारे को सिलेबस के मुताबिक चलना है। वो लास्ट में देख लेंगे, अगर फिर लास्ट में देख लेंगे उसको, फिर वो लास्ट में देख लेंगे। और जो आप बोल रहे हो स्लोप कितना रहता है वो पीवाईक्यू में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। सर पीवाईक्यू रिपीट होते हैं क्या? वो नहीं है सर। शुभम मनकोटिया वो नहीं है। कौन सा नहीं है, क्या बोल रहे हो आप? ये नहीं है सर पढ़ना। क्या चीज नहीं है? तो मैं वही तो सोच रहा हूँ यार, मैं आपका जो ये पीपीटी में बना रहा हूं तो ये पूरा पूरा एक एक चीज आपके सिलेबस को सामने रख के ही यहाँ पे डिजाइन होता है। वेस्ट वाटर का आपने देखा होगा, आपके सिलेबस में जो जो मेंशन है हर चीज आप लोग टिक कर सकते हो आप लोग घर पे बैठ के। वेस्ट वाटर का पीडीएफ और आपका जो सिलेबस है उसको बिठा के देखना, सारी चीज कवर हुई है आपकी। स्कीम तो है ही नहीं इसमें, स्कीम तो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। वो तो पूरा फिर जीएस का पार्ट हो जाएगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग का पार्ट थोड़ी होगा। अगर आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या स्कीम्स हैं, तो माय डियर वो आपके जीएस का पार्ट हो जाता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जीएस का पार्ट हो जाएगा वो। अगर आपसे जीएस पूछता है तो जीएस तो आपके सिलेबस में है ही नहीं है, सारा टेक्निकल आपसे पूछ लेता है। गवर्नमेंट स्कीम सारा जीएस का पार्ट होता है बेटा, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, ठीक है, सारा जीएस का पार्ट होगा, वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। वैसे तो फिर ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है इसके ऊपर भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है। कितना सब्सिडी देती है वो भी बता देना पड़ेगा, फिर तो जीएस भी कंप्लीट करना पड़ेगा हर एक टॉपिक के साथ। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। देखो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में जो है वो हेल्प मिलता है कि किस टाइप का एग्जाम होने वाला है, किस लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सब मिल जाता है। रेलवे की हिस्ट्री नहीं है लेक्चर में, यस रेलवे की हिस्ट्री नहीं है लेक्चर में, क्योंकि बाकी एग्जाम्स के लिए रेलवे की हिस्ट्री नहीं लगती है, आपके एग्जाम के लिए रेलवे की हिस्ट्री लगती है, जो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। आपके डिमांड पे जो लेक्चर्स अवेलेबल थे वो आपको अवेलेबल करवाए, जो लेक्चर अवेलेबल थे वो अपलोड करवाए आपके लिए, आपके डिमांड पे। सिर्फ हिस्ट्री को छोड़ के बाकी सब है ना आपके लेक्चर के अंदर, रेलवे के हिस्ट्री को छोड़ के बाकी सब कुछ है आपके सिलेबस के मुताबिक, उसको भी क्रॉस चेक करके बता दो। समीर, हाँ रेलवे की हिस्ट्री नहीं है मुझे पता है, आपने कहा था कि सब जो जो अवेलेबल है वो अपलोड कर दो, वो जो अवेलेबल हुआ वो अपलोड कर लिया। फर्दर आप हाईवे की क्लास की भी बोल रहे थे, हाईवे की क्लास भी आप लोग को अपलोड हो जाएगी, बट ध्यान रखना हाईवे की पीडीएफ नहीं है अभी अवेलेबल है, फिर आप बोलोगे सर पीडीएफ नहीं है। ठीक है, हाँ तो वो आप लोग के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि जो फटाफट से करते रहे। क्वेश्चंस करते हैं सर कंटिन्यू, ठीक है बेटा, क्लियर है बात? ये कब तक चलेगा? आज ही तो शुरू हुआ है, आज ही पूछ रहे हो कब तक चलेगा? बेटा किसी भी चीज को अच्छे से खत्म करना है तो टाइम तो लगेगा, पर हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 10-15 लेक्चर के अंदर, 15 से 20 लेक्चर के बीच में, 15-18 लेक्चर के बीच में आपका इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। इतना टाइम तो लगेगा भाई, इरिगेशन इंजीनियरिंग इतना बोल के खत्म हो जाता तो क्या बात थी।
सिलेबस देखो, ये सारा पढ़ना है हमारे को, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, और पढ़ने के साथ साथ समझना भी है आपको। 15 लेक्चर तक कर दो, 15 लेक्चर या 15 तारीख। चले आगे बात करें, क्या बातें हो गई, आगे बात करें बेटा, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सर। नेक्स्ट अब बात होती है कि सर हमारे पास जो इरिगेशन वाटर है, हमारे पास जो इरिगेशन वाटर है, उस इरिगेशन वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। हमारे पास जो इरिगेशन वाटर है, उस इरिगेशन वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। उस इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को हम लोग कैसे इंश्योर करें। जनरली 4 मीटर पैरामीटर हमारे पास अवेलेबल है जो कि आपके इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। 4 पैरामीटर हमारे पास है जो कि आपके इरिगेशन वाटर क्वालिटी को जो है वो इंश्योर करते हैं। दैट इज क्या क्या है, सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस और बोरोन कॉन्सेंट्रेशन। ये 4 पैरामीटर है माय डियर जो कि आपके इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। ये 4 पैरामीटर है जो कि आपके इरिगेशन के वाटर क्वालिटी को जो है वो गवर्न करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन की। सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि जो इरिगेशन वाटर आप लोग लेकर आ रहे हो, ध्यान से सुनो भाई, जो इरिगेशन वाटर आप लोग लेकर आ रहे हो, इस वाटर के अंदर कितने सेडिमेंट्स है। सेडिमेंट्स का मतलब कितने आपके पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर आपके सेडिमेंट्स बहुत बड़े हुए, अगर आपके सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हुआ, हो सकता है कि अगर इस पानी को आप अपने एग्रीकल्चरल फील्ड के ऊपर लगाओ तो ये आपके एग्रीकल्चरल फील्ड का जो लैंड है उसके वॉइड को फिल कर देगा। एग्रीकल्चरल फील्ड के वॉइड को फिल कर देगा कौन, सेडिमेंट, जिस वजह से पानी जो है परकुलेट नहीं हो पाएगा, वॉइड को ही ब्लॉक कर दिया, जिससे क्या हो गया, चोकिंग कंडीशन हो गया। बात क्लियर है, सुनो। तो ये हमारे लिए ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी परमेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है और वाटर लॉगिंग होने के चांसेस फिर आपके बढ़ सकते हैं। However, if the sediments is deposit over the sandy soils, but अगर आपका सॉइल हुआ सैंड वाला, ये दिक्कत आती है जब आपका सॉइल हुआ क्ले वाला, बट अगर आपका सॉइल हुआ सैंड वाला, सैंड की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से पानी जो है आपके रूट जोन में नहीं टिकता है, सीधा ही आपके ग्रेविटी वाटर को जो है या ग्राउंड वाटर टेबल को जो है वो कंट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो इन दैट केस आपके ये सेडिमेंट्स काम करेंगे उस वॉइड को फिल करने का, और फर्दर क्या होता है कि जो आपका पानी है, ये जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे आगे फिट हो गए, सेडिमेंट्स यहाँ पे आगे फिट हो गए। अब जो बेटा आपने पानी सप्लाई किया है वो जो है बहुत कम जो है इनफिल्ट्रेट होगा, आधे से ज्यादा पानी आपके ग्राउंड और जो आपका मिट्टी है उसके अंदर ही बचा रहेगा या आपके रूट जोन के अंदर बचा रहेगा, जिससे आपकी फर्टिलिटी लैंड की बढ़ जाएगी। सर चोकिंग क्या होता है? चोकिंग का मतलब होता है कि ढक्कन लग जाना। चोकिंग का मतलब होता है बेटा पानी का फ्लो पूरा रुक जाना, दैट इज कॉल्ड चोकिंग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, दिस इज योर एग्रीकल्चरल लैंड, ओके बेटा, दिस इज योर एग्रीकल्चरल लैंड। अब हुआ क्या सर, आपके पार्टिकल्स है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। हुआ क्या कि सर आपके जो पानी आया इरिगेशन का, इसमें क्या हो गया, सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, ये आपके सेडिमेंट बहुत ज्यादा हो गए, ये सेडिमेंट बहुत ज्यादा हो गए, इसने वॉइड को फिल कर दिया। अब जब सर इरिगेशन वाटर आया, ये इरिगेशन वाटर फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसके फ्लो को ब्लॉक कर दिया गया, इसके फ्लो को ब्लॉक कर दिया गया, इसी कंडीशन को हम लोग चोकिंग कंडीशन बोलते हैं, फर्दर आगे फ्लो नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड चोकिंग कंडीशन। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक टर्म्स हैं चोकिंग। तो सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया माय डियर। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज योर प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस। नेक्स्ट आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन है प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयंस आपके सॉइल के अंदर कितने हैं? सोडियम आयंस
आपके सॉइल के अंदर कितने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सर सैंडी सॉइल्स वाला रिपीट कर दो। अभिजीत, सैंडी सॉइल का मतलब क्या है? सैंड की जब हम बात करते हैं तो सैंड की जो परमेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? सैंड की परमेबिलिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सैंड के जो वॉइड है, सैंड का जो वॉइड है उसका साइज काफी बड़ा है। सैंड का जो वॉइड है उसका साइज काफी बड़ा है, जिस वजह से जो पानी है वो इजीली इसके थ्रू फ्लो कर जाता है। अगर आपके पानी के अंदर जो इरिगेशन वाटर है उसमें सेडिमेंट्स हुए, वो सेडिमेंट्स कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो सेडिमेंट्स माय डियर कहीं ना कहीं ये जो खाली वॉइड्स हैं उसमें आके फंस जाएगा, जिस वजह से जो इरिगेशन वाटर आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो इरिगेशन वाटर बहुत जल्दी फ्लो करके नीचे ग्राउंड वाटर टेबल पे नहीं जाएगा। वो पानी आपके फील्ड के अंदर जो आपका रूट जोन है उसके अंदर टिक जाएगा। और हमें पानी एग्रीकल्चरल फील्ड में रूट जोन के अंदर ही चाहिए, क्योंकि रूट जोन से ही प्लांट आपका वाटर रिसीव करता है। क्लियर है बात? क्योंकि रूट जोन से ही प्लांट आपका वाटर रिसीव करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन में सैंडी सॉइल्स के लिए आपको जो है वो एडवांटेज हो जाएगा। अगर सेडिमेंट ज्यादा हुए तो आपका जो पानी है वो रूट जोन में टिका रहेगा, जिससे आपकी क्रॉप की जो यील्ड है या उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है बात बेटा? यहां तक की बात क्लियर है? बोलो यार सुनो। अच्छा, आपकी 9 बजे वाली क्लास असाइन हुई है क्या? आई होप, आई थिंक हुई है यार। 9 बजे वाली क्लास आपकी असाइन हुई है। तो मैं क्या सोच रहा हूं, आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि फर्दर फिर आपको जो है 9 बजे फिर से क्लास है क्वालिटी, और फर्दर फिर कल आपकी वाटर रिक्वायरमेंट आ जाएगी क्रॉप की, जो आप लोग कमेंट कर रहे थे डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, वो सारा आपकी कल की क्लास में जो है वो कवर हो जाएगा। तो क्वालिटी और रिक्वायरमेंट फिर हम लोग कल कवर करते हैं, ठीक है? तो अब अगर मैं ये क्वालिटी पूरा पढ़ा दूंगा तो ये 9 बजे से ऊपर चला जाएगा, फिर सर को फिर से क्लास को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, यस्टरडे ही असाइन हो गई थी क्योंकि हमारी क्लास लंबी चली थी कल, तो इसीलिए। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा, इरिगेशन की पहली क्लास भी है, तो चलो आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं, कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है बेटा? तो उम्मीद करूंगा कि जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और फर्दर आगे के लिए भी आप लोग जो है क्लास में टाइम से आइएगा और पूरी क्लास को लाइव करने की कोशिश करो, ताकि आपको जो है चीजें क्लियर हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आपको जो है साथ साथ में हम लोग करते रहेंगे। सर सीपीएम के नोट्स बेटा अभी अवेलेबल नहीं है, सीपीएम के नोट्स, सीपीएम के नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है बेटा, सीपीएम के नोट्स अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है? अगर फिर ऐश्वर्य सर के पास है तो मैं पूछ लेता हूं उनसे, उनके पास है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।